टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ ने कई सारे कीर्तिमान अपने नाम किए हैं, जैसे कि 1 घंटे के अंदर 100% सब्सक्रिप्शन होना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा 203.41 टाइम सब्सक्राइब होना एंड फाइनली देश के सबसे बड़े आईपीओ के रिकॉर्ड को ब्रेक करना सब्सक्रिप्शन के मामले में। यहाँ एलआईसी के आईपीओ के लिए 73.38 एप्लीकेशंस लगी एंड टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के लिए 73.5 लाख एप्लीकेशंस लगी। लेकिन जब लिस्टिंग हुई तो वो भी बम्पर हुई। यहाँ इंट्राडे में 1400 का हाई लगाने के बाद 1313 के प्राइस पर क्लोज हुआ। फ्रेंड्स, इस आईपीओ का एक लॉट मुझे भी मिला है एंड ये फर्स्ट टाइम कोई अलॉटमेंट मिली है मुझे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम उन इन्वेस्टर्स के बारे में जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है या मिली भी है लेकिन वो और भी क्वांटिटीज ऐड करना चाहते हैं या फिर वो पूरी तरह से फ्रेश एंट्री लेने पर प्लान कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपके सामने कुछ डाटा रखूंगा जिसके बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना काफी आसान हो जाएगा। इसके साथ हम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे सो दैट जो इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए बने रहना चाहते हैं उनको कंपनी में बने रहने में हेल्प मिले। तो नमस्कार, कैपिटल गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड वीडियोस के बदले आप मुझे 500 लाइक्स देकर मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। तो कंपनी का नाम जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज है, तो कंपनी सिर्फ टेक कंपनी नहीं है, ये इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो प्राइमरली ऑटोमोटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी एंड टेक एरोस्पेस को कैटर करती है। कंपनी अपनी ईआरडी सर्विसेज इन सेक्टर के सारे प्लेयर्स को ऑफर करती है। जबकि कंपनी जब 90s में इस्टेब्लिश हुई थी उस टाइम इस कंपनी का जो सोल मोटो था वो टाटा ग्रुप की कंपनीज को ही सोल्यूशन प्रोवाइड करना था। कंपनी की 88% रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेक्टर से आती है, तो ऑटो सेक्टर में जो फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स आ रही हैं या जो फ्यूचर में आने वाली है उनकी ग्रोथ की ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकती है। तो आखिरकार किस तरह के सोल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है? जैसे कि कंपनी अपनी मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेक्टर से जनरेट करती है, तो इंजीनियरिंग पार्ट में कंपनी अपने कस्टमर्स की हेल्प इस तरह से करती है कि गाड़ी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिजाइन कैसा होगा, उसके बाद उसका इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब इंजीनियरिंग पार्ट में आता है, जिससे कंपनी के कस्टमर्स का काम जल्दी एंड एफिशिएंटली हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी क्या करती है कि हर एक चीज का सिमुलेशन करके दिखा देती है। सिमुलेशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कार ड्राइव करना सीखना है तो आप किसी कार इंस्टीट्यूट में जाकर कार सिमुलेटर पर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपको क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड स्टीयरिंग का प्रैक्टिस पहले से ही हो जाए, जिससे आप एक्चुअल कार ड्राइविंग में काफी सारी गलतियों को पहले से ही सुधार सकते हैं। आप अपने कार ड्राइविंग प्रैक्टिस को और परफेक्ट करने लिए भी कार सिमुलेटर का यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में टाटा टेक्नोलॉजीज क्या करती है कि एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है उसका सिमुलेशन करके दिखा देती है, जिसमें प्रोसेस, रोबोटिक्स, ह्यूमन एंड फैक्ट्री का लेआउट कैसा होगा ये सब आता है। उसके बाद कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डीलर मैनेजमेंट, आफ्टर सेल्स, ये सब सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट जब बन जाता है उसको और बेहतर कैसे करना है, यानी कि नेक्स्ट वर्जन की सारी प्रिपरेशन भी टाटा टेक्नोलॉजीज करके दे देती है। एग्जाम्पल के लिए आप मारुति स्विफ्ट को कई डिकेड से देख रहे हैं, लेकिन हर 2 से 3 साल में इसका डिजाइन चेंज होता है। तो नेक्स्ट डिजाइन कैसा होगा, कॉन्सेप्ट कैसा होगा, चेसिस डिजाइन क्या होगा, इस तरह की सारी सॉल्यूशंस कंपनी अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि कंपनी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू आफ्टर सेल एंड नेक्स्ट वर्जन अपडेट। फ्रेंड्स, अब हम 2-3 सेंटेंस में इंडस्ट्री पर बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में कितनी ग्रोथ होगी उसका सबसे पहला हिंट हमें उस इंडस्ट्री या उस सेक्टर से मिलता है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ग्लोबल ER&D सोर्सिंग मार्केट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 70% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक बढ़कर 22% हो सकता है। ये इंडस्ट्री अभी इंडिया में 50% के CAGR से ग्रो कर रही है एंड ये एस्टिमेट्स हैं कि ये ग्रोथ फ्यूचर में और भी बढ़ सकती है एंड अप टू 2030 ये इंडस्ट्री 17% के CAGR से बढ़ सकती है एंड 17% की ग्रोथ किसी भी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। तो अब हम कंपनी से जुड़ा कुछ और डाटा देख लेते हैं जिससे हमें पता चले कि कंपनी इस इंडस्ट्री में कितना दम रखती है। एंड क्या होता है कि हमारी इन्वेस्ट की हुई कंपनी के बारे में हमें जितना ज्यादा पता होता है तो हमें उसे लंबे समय तक होल्ड करने में काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि हम उसे मार्केट वीकनेस में सेल करके निकल नहीं जाते हैं। कंपनी के पोटेंशियल का गैस आप उसके एंकर क्लाइंट से ही कर सकते हैं। यहाँ पर उसका एयरबस, मैकलेरन, होंडा, फोर्ड, कूपर जैसे OEMs उनके क्लाइंट्स हैं। उसके बाद टाटा ग्रुप की कंपनी होने के कारण टाटा मोटर्स एंड JLR से कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस मिलेगा। फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड ऑटोमोटिव ER&D में स्पेंड करने वाली टॉप 10 कंपनीज में से 6 टाटा टेक की क्लाइंट्स हैं। वर्ल्ड की टॉप 10 एनर्जी ER&D में स्पेंड करने वाली कंपनीज में से 4 टाटा टेक की क्लाइंट्स हैं। फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आती है, खासकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये कंपनी उसमें लीडर है। यहाँ कंपनी को 6th कंसेक्यूटिव ईयर के लिए लीडर जोन पोजीशन में रखा गया है बाय जिनॉर जोन्स फॉर ER&D सर्विसेज रेटिंग। कैलेंडर ईयर 22 में इलेक्ट्रिफिकेशन सर्विसेज में कंपनी इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर रही एंड ग्लोबली 2nd पोजीशन पर। ओवरऑल ऑटोमोटिव ER&D सर्विसेज में कंपनी इंडिया में 1st पोजीशन पर रही एंड ग्लोबली 3rd पोजीशन पर। उसके बाद एरोस्पेस ER&D में कंपनी को जिनॉर जोन्स ने लीडरशिप जोन में रखा है इन कैलेंडर ईयर 22।
कंपनी क्यों ग्लोबल प्लेयर है ये उसकी रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल जाएगा। कंपनी इंडिया से 25.7% रेवेन्यू जनरेट करती है, यूरोपियन मार्केट से 23.94% रेवेन्यू जनरेट करती है, नॉर्थ अमेरिका से 22.27% रेवेन्यू जनरेट करती है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 28.03% रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन कैसा है, यानी कि कंपनी का कस्टमर जो एक बार इनसे सर्विसेज लेता है वो वापस आता है कि नहीं आता है, अब उस पर बात कर लेते हैं। तो नेट प्रमोटर स्कोर जिससे कंपनी एंड क्लाइंट के रिलेशन के बीच का पता चलता है, टाटा टेक के केस में नेट प्रमोटर स्कोर वर्ल्ड की टॉप 20 टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्लेयर्स में आता है। नेट प्रमोटर स्कोर फाइनेंशियल 22 के लिए 97.24% था एंड 9 मंथ्स पीरियड एंड दैट इज अप टू दिसंबर 31st 2022 के लिए 98.06 था, जो कि अमेजिंग है। अभी तक कंपनी का हमने बिजनेस देख लिया, वर्ल्ड वाइड कंपनी क्या पोजीशन होल्ड करती है इस पर बात कर ली। नेक्स्ट आता है कि इंडिया में और कौन सी कंपनीज इस तरह के बिजनेस में है, मींस कंपनी का कंपटीशन कौन सी कंपनी से है। तो उसमें सबसे पहले है KPIT, उसके बाद L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड उसके बाद है टाटा एलेक्सी। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर से कितनी रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि ये जो बड़ी रेस चल रही है ये ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए चल रही है। तो हम देख सकते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज अपनी रेवेन्यू का 88% ऑटोमोटिव सेक्टर से जनरेट करती है, KPIT अपनी रेवेन्यू का 96% ऑटोमोटिव सेक्टर से जनरेट करती है, लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज 33% जनरेट करती है एंड टाटा एलेक्सी ऑटोमोटिव सेक्टर से 46% जनरेट करती है। आप में से काफी सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज एंड टाटा एलेक्सी आपस में कंपटीशन में आ जाएंगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन दोनों के जो वर्टिकल्स हैं वो अलग हैं, मींस इन दोनों के इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब हम इन सारे पीएस के फाइनेंशियल 23 की परफॉर्मेंस एंड कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर बात कर लेते हैं। तो सेल्स देखे टाटा टेक ने की थी 4414 करोड़, KPIT ने की थी 3365 करोड़, सबसे ज्यादा की है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने एंड टाटा एलेक्सी ने की थी 3145 करोड़। लेकिन जो नेट प्रॉफिट्स है वो टाटा टेक के रहे हैं 624 करोड़, मींस इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छे हैं, यानी कि 14.1%। KPIT ने 3365 सेल्स के ऊपर नेट प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं 387 करोड़, नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.5 है जो कि टाटा टेक से कम है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने नेट प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं 1174 करोड़, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसके थोड़े हायर हैं दोनों से, दैट इज 14.6%। टाटा एलेक्सी ने नेट प्रॉफिट्स बनाए हैं 755 करोड़ एंड इसके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं वो है 24%। तो सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है टाटा एलेक्सी के, उसके बाद नेक्स्ट है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के, थर्ड नंबर पे है टाटा टेक्नोलॉजीज के एंड फोर्थ नंबर पे है KPIT के। EBITDA मार्जिन में टाटा एलेक्सी नंबर 1 पर आती है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेकंड नंबर पे आती है, उसके बाद KPIT थर्ड नंबर पे एंड टाटा टेक्नोलॉजीज फोर्थ नंबर पे। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो सारी ही कंपनीज की अच्छी है। जब कंपनी का बिजनेस एक्सीलेंट है, इंडस्ट्री एक्सीलेंट है एंड इंडस्ट्री में कंपनी लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी अच्छे हैं, तो ऐसे में काफी सारे इन्वेस्टर्स माइंड बना चुके होंगे कि इनको इस कंपनी को कंसीडर करना है। लेकिन मैं खुद भी कुछ और क्वांटिटीज ऐड करने पर प्लान कर रहा हूं, लेकिन किस प्राइस पर या किस वैल्यूएशन पर। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ पीएस के आसपास ही है, तो एक बार हम सारे पीएस का पीई चेक कर लेते हैं। तो यहां अगर हम टाटा एलेक्सी का प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो 65.5 है, KPIT का पीई 84 है एंड L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का पीई 39.6 है। फ्रेंड्स, जब भी हमें किसी कंपनी में एंट्री लेनी होती है, वैल्यूएशन उस टाइम ऐसी होनी चाहिए कि हमारे लिए कुछ ना कुछ टेबल पर बचा होना चाहिए। मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी एंट्री के बाद स्टॉक प्राइस काफी नीचे जाना स्टार्ट कर दे एंड एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में चला जाए। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कंपनी का पी 32.5 है। डिफरेंट प्राइस लेवल के लिए हमें ईपीएस फाइंड आउट करने की जरूरत होती है, तो फॉर्मूला आप यहां पर देख सकते हैं। तो ईपीएस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 500 जो उसका प्राइस बैंड था उसको डिवाइड कर सकते हैं जो वैल्यूएशन उस टाइम की थी, दैट इज 32.5, तो हमारा ईपीएस निकल कर आता है 15.38। 30 नवंबर की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर हम पीई निकालें तो उसके लिए हम 1313 जो कि आज का प्राइस है इसको डिवाइड करेंगे 15.38 से, तो पी निकल कर अभी आएगा उसका 18.37 जो कि KPIT के जितना ही है। तो ऐसे में अगर हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें क्या KPIT में हमें बल्क बाइंग करनी चाहिए, आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर नहीं होगा एंड उसका रीजन भी यही होगा कि पीई हाई है एंड स्टॉक प्राइस में एक बड़ा अपरन हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के नॉइस को थोड़ा कम होने देना चाहिए सो दैट स्टॉक की मूवमेंट भी कूल हो जाए। उसके बाद अगर कोई करेक्शन मिलता है तो बहुत बढ़िया, अगर करेक्शन नहीं भी मिलता है तो स्टॉक प्राइस जब सेटल हो जाए
तो वो मेरे ख्याल से राइट टाइम रहेगा। उसके बावजूद भी अगर हम फेयर प्राइस निकालने की कोशिश करें, एक ऐसा प्राइस यहाँ से अगर नियर टर्म में कोई खास अपना ना दिखे लेकिन डाउन साइड रिस्क भी कम हो, तो उस केस में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि टाटा एल्क्सी के जितना अगर पीई उसे मिलता है तो वो कम से कम फेयर तो रहेगा। मीन्स हमें डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा अनलेस कि मार्केट का सेंटीमेंट ही नेगेटिव ना हो जाए। तो उस केस में फेयर प्राइस निकालने के लिए हम टाटा एल्क्सी का पीई ले रहे हैं एंड हम ले रहे हैं 65 एंड इसका जो पीई है वो 65.5 है, हम 65 ले रहे हैं एंड हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसका ईपीएस निकल कर आया था, दैट इज 15.38 एंड फेयर प्राइस निकल कर आता है 999 मींस 1000। तो हमारे पास अभी 3 सिनेरियोस हो गए हैं जब हम एंट्री ले सकते हैं। 2 हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं जिसमें एक तो करेक्शन है, उसके बाद कंसोलिडेशन है, थर्ड है पीयर के हिसाब से वैल्यूएशन पर एंट्री करना, दैट इज अराउंड द स्टॉक प्राइस ऑफ 1000। आपके हिसाब से फेयर प्राइस क्या होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फेयर प्राइस से याद आया कि जियो फाइनेंशियल के लिए हमने जो फेयर प्राइस निकाला था दैट इज 220 रुपीज, वो भी जब जियो फाइनेंशियल में लगातार अपर सर्किल लग रहे थे, लेकिन अब प्राइस उसके आसपास ही है। फ्रेंड्स, आईपीओ में अपने अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जो कि डिफरेंट पैन होल्डर्स के नाम पर रजिस्टर्ड हो। तो उसके लिए आप देश के लीडिंग डीमैट सर्विस प्रोवाइडर के साथ फ्री में अकाउंट खुलवाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 मंथ का ब्रोकरेज भी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।